ओके, जय भीम सभी को, वेरी गुड इवनिंग। सो आज का हमारा दिस इज़ द सेकेंड पार्ट फॉर आर एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट और टुडे वी विल बी सीइंग मोस्टली दी gonadotrophic organs of both female and male reproductive system, जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। देन वी हैव नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स, और वो क्या है वो भी हम देखेंगे। देन देर आर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। एंड विल सी हाउ हार्मोन्स एक्ट in different parts of our body. Okay, so let's begin with testis. So testis, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, that it is the male reproductive part. Okay, male accessory organ. So इसके दो functions हैं. Okay, to elaborate more, there is this basically falls behind the pelvis and it is present outside the body. Outside the body क्यों है? ताकि इसका टेम्परेचर रेगुलेट हो। टेम्परेचर रेगुलेट होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टिस के दो फंक्शंस हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ड्यूअल फंक्शन ऑर्गन। फर्स्ट फंक्शन उसका है कि वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो ये है उसका फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज कि वो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। सो दैट इज़ वाई टेस्टिस इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके लिए एक लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ इट नीड्स अ कूलर टेम्परेचर फॉर दी स्पर्म्स टू सर्वाइव और फॉर दी स्पर्म्स टू मैच्योर। सो in order to carry out the maturation of sperms, जो टेम्परेचर बॉडी का होता है वो हमेशा हायर रहता है। क्यों? बिकॉज बॉडी में ब्लड है, बॉडी में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये सब की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कंपेयर टू टेस्टिस हमेशा हाई रहता है। इट विल बी ऑलवेज 4 to 5 डिग्रीज हायर। ओके, ठीक है, तो वो टेम्परेचर कम हो, इसीलिए टेस्टिस आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी। फाइन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूअल फंक्शन, अब ये तो आप देख रहे हैं, देयर इज अ सैक, ओके, और उस सैक में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। सो दिस इज नोन एज द स्क्रॉटल सैक, द आउटर एरिया इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल सैक। सो जब हम डाइसेक्ट करते हैं टेस्टिस को, तो व्हाट वी सी इज, ये जो आप छोटे छोटे वायरिंग ट्यूब्स देख रहे हैं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, दे आर लार्ज इन नंबर, दे आर ऑलमोस्ट 1 to 3 million, ओके, इन वन टेस्टिस। हाँ, और always remember the one side testis, that is preferably the left side testis, will be always lower compared to right. ओके, कोई कोई मेल्स में ये ऑपोजिट भी होता है, समटाइम्स द राइट इज लोअर। नाउ व्हाई इट इज लोअर? इट इज नेचुरल प्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी, वो नेचुरली बहुत वैसे होता है ताकि दोनों टेस्टिस में भी टेम्परेचर बराबर से रेगुलेट हो। Okay, so that's the reason one will be producing more, one will be producing less. So that's basically the reason why one will be lower, one will be little smaller, or one will be little higher. Okay, तो जो first process है spermatogenesis, that takes place here, okay, in this seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके ज्वाइन होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। ओके, राइट। आप रेटिटेस्टिस से देन इट इज़ फर्दर सेंट टू दी एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस में भी और भी डिविजन्स होते हैं। सो दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द टेल, ये बॉडी है। तो इन सब का फंक्शन बेसिकली क्या है? टू स्टोर द spermatic fluid, whatever sperm or whatever the spermatic fluid is produced, these tubules or the vasa deferens or the efferent ductules will store the spermatic fluid which is produced. Okay, so when we talk about the endocrine function में हमको पता होना चाहिए, फर्स्ट है spermatogenesis which gives what? Sperm. So that takes place inside testis, okay, basically inside the seminiferous tubule.
Fine. Second function is that it produces androgenic hormones. What is androgenic hormone? Remember, androgen means male. Okay, androgen. Androgen signifies male. So androgenic hormone is testosterone. Very important. Okay, another MCQ for you all. Fine, androgenic hormone is testosterone. So what is the function of testosterone? Now, जो sexual characters होते हैं, they are divided into primary and secondary. Okay, so the primary sexual characters will basically involve the development of testes, development of penis, whatever female male sorry male reproductive organs जितने भी है वो सबका proper development comes under the primary sexual characters. Okay, fine. And the secondary sexual characters are the quality of voice. Okay, then the growth of mustache or beard. All these are the secondary sexual characters. You people must have seen when during adolescent the voice texture or voice quality of voice, it basically changes. It becomes little harsh or it becomes little deep. So that is a change in secondary sexual character of boys or males. So testosterone basically has two functions. It maintains the primary and secondary sexual characters of males. Fine. So that again, जब हम when we talk about the pathway, okay, pathway is also in the testes. So when we talk about pathway, जैसे मैंने बताया कि it is produced here in seminiferous tubule. Okay, so from seminiferous tubule it will go to retrotestis. So you people have to first write seminiferous tubule, then it is going to go to retrotestis. Okay, then it is going to go to vasa efferentia. Okay, what is vasa efferentia? You can see vasa differentia is. Vasa efferentia is this. The efferent tubules are also called as vasa efferentia. So from vasa efferentia, then again it goes to the what? Epididymis. And from epididymis it goes to vasa deferens, and then from here it goes to urethra. So वो जो pathway what I told you now, so you have to remember the pathway. First is what? The seminiferous tubule. Okay, from seminiferous tubule it is going to go to retrotestis. From retrotestis it is going to go to vasa efferentia. From there it goes to epididymis. From epididymis it goes to vasa deferens, and from there it goes to urethra. So this pathway you have to remember. This pathway is the pathway of what? Sperm pathway. You can also call it as sperm pathway. Okay, fine. Now when we talk about the androgenic activity or the production of testosterone or release of testosterone, तो first तो जो मैंने पहले बताया था सुपीरियर और द सेंट्रल नर्वस कंट्रोल इज ऑलवेज अंडर हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस जैसे मैंने बोला था इट इज ए मास्टर ग्लैंड. सो हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल दी एंडोक्राइनल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी. तो हाइपोथैलेमस से there is a signal which is going to go to where, which is going to go to pituitary. जब हम मेल्स की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस विल रिलीज ए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. Okay, it is going to release a gonadotrophic hormone. What is a gonadotrophic hormone? Luteinizing hormone. Okay, basically luteinizing hormone रिलीज करता है. तो हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है टू कैरी आउट टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी, तो पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कम ज़्यादा होना डिसाइड करता है कि बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन है. ओके, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत ज़्यादा रिलीज है, then that is going to cause more production of testosterone. If pituitary is not releasing adequate amount of luteinizing hormone, okay, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम रहता है. ओके, ऑल्सो अगर इसमें और एक कॉम्बैट मैकेनिज्म होता है. कॉम्बैट मैकेनिज्म क्या है? जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, ओके, सो दैट इंक्रीज लेवल इज गोइंग टू बी सेंस्ड बाय योर हाइपोथैलेमस.
So hypothalamus is going to send a message to pituitary कि बस now you don't have to release more LH. Okay, stop the release of LH. तो जब पिट्यूटरी को मैसेज जाता है दैट इट हैज़ टू स्टॉप रिलीज ऑफ LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, तब जाके टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन बंद होता है. Okay, this is the comeback mechanism. Fine. Now the last thing which you can see is anabolic activity. Anabolic activity basically क्या है? Digestion or breakdown. Okay, it is also called as digestion or breakdown. Digestion breakdown of what? Carbohydrates and starch. Okay. अब anabolic मतलब क्या? Anabolic मतलब there are small particles. Okay, एक बड़ा कंपाउंड है, उसके हमने स्मॉल पार्टिकल्स बना दिए ब्रेक डाउन एक्टिविटी से. सो दिस कन्वर्जन इज डन बाय व्हाट? इज डन बाय टेस्टोस्टेरॉन. ओके, इट आल्सो गिव्स important रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ carbohydrates and starch. Fine. So this is the role of this is the basically the role of testosterone and the seminiferous tubule and all other parts of testis. तो जब हम टेस्टिस पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमको क्या लिखना पड़ता है? एंडोक्राइन सिस्टम में हमको हार्मोन्स पर इलैबोरेट करना पड़ता है. ओके, तो जब टेस्टिस की बात आती है तो आपको टेस्टोस्टेरॉन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन जब बॉडी में रिलीज होता है तो व्हाट हैपेंस, सो आपको वो पता होना चाहिए. तो टेस्टोस्टेरॉन इज बेसिकली ए मेल सेक्स हार्मोन. ओके, एंड इट मेंटेन्स और इट फंक्शंस टू मेंटेन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ए मेल. ओके, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द गोनाड्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर द हार्शनिंग ऑफ वॉइस plus growth of beard, mustache, all that is the secondary sexual character. Okay, so this is all an overview of testis. अब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे. आप ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, दिस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको अगर हम कट करेंगे तो कुछ ऐसा पिक्चर आएगा. ओके, अब जब हम उसके क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो हमको दो चीज़ें याद होनी चाहिए. एक तो लेडिक सेल्स है और दूसरा है सर्टोली सेल्स है. ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. अब आप ये जो देख रहे हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ओके, दीज आर योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, दे आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब ये ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं. दो सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स. दे आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स. ओके, तो रिमेंबर ये सेल्स है. ओके, और ये सेल्स के बीच का एरिया है. फाइन. सो इट इज़ कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, सो आपको एमसीक्यू आएगा कि विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर एरिया ऑफ टेस्टिस. सो द आंसर इज लेडिक सेल्स. ओके, फाइन. नाउ कमिंग टू सर्टोली सेल्स. अब सर्टोली सेल्स बेसिकली क्या है कि सर्टोली सेल्स आर दी बेसिक यूनिट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, विल शिफ्ट हियर. ओके, यहाँ पे ये ब्रॉडर पिक्चर है. तो ये आपका जर्म सेल है. ओके, ये आपका माइटोटिक सेल है जहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओके, सो देन इट इज़ गोइंग टू मैच्योर. तो जब वो मैच्योर होता है तो वो दो स्टेजेस में मैच्योर होता है. एक तो प्राइमरी स्टेज है और दूसरा सेकेंडरी स्टेज है. ओके, आफ्टर दिस सेकेंडरी स्टेज what we get is the spermatid, and from that what we get is a fully matured formed sperm. ओके, सो आपको स्टेजेस भी याद रखने हैं कि फर्स्ट हमारा जर्म सेल होता है, देन द प्राइमरी oocyte is formed. ओके, then the secondary spermatocyte is formed, then we have spermatid, and then we have a sperm. So when we elaborate this diagram, what we can see is कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. हमने यहाँ देखा था. ओके, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी फॉरवर्डेड हियर इन दी टेस्टिस. ओके, फाइन.
what is the function of Leydig cells? Basically Leydig cells provide nourishment to this entire process. ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम है Leydig cells का. Okay, fine. So that's the testis. Now coming to ovaries. Ovaries, as you all know, that they are the uh, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेरी वाइटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और इसके बेसिकली दो फंक्शंस है. ये दो ऑर्गन्स, दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओके, नाउ जब हम ओवरीज की बात करते हैं तो व्हाट यू ऑल कैन सी हियर इज दीज ऑल आर फॉलिकल्स. ओके, दिस इज द वेरी बेसिक फॉलिकल व्हाट यू ऑल कैन सी हियर. ये सारे बेसिक फॉलिकल्स हैं. ये बाद में मैच्योर होते हैं. ओके, हाउ दे मैच्योर वी सी इट. ओके, तो पहले तो होता है कि देर आर स्ट्रोमल टिश्यूज. ओके, फर्स्ट देर इज स्ट्रोमल टिश्यू. तो स्ट्रोमल टिश्यू से हमको क्या मिलता है? फॉलिकल्स. ओके, फॉलिकल्स कब मिलता है? जब पिट्यूटरी से क्या आता है? LH आता है. ओके, when pituitary sends in LH, that time the follicles are released and they start maturing. ओके, तो जब तक फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं हमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत होती है. ओके, फाइन. तो ईस्ट्रोजन, बेसिकली ईस्ट्रोजन के दो फंक्शंस हैं. इट बेसिकली helps in growth and development of female reproductive organs. Also it helps in development of what? Mammary glands. Okay, mammary glands. Okay, then प्रोजेस्ट्रॉन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन तो सबको पता है दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, फाइन. अब हम थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं. ये जो आप पूरा देख रहे हैं दिस इज बेसिकली ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट वी विल सी इन टर्म्स ऑफ हार्मोन. दिस इज ए एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, जब हम मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं दैट इज समवेयर हियर. ओके, व्हेन द फॉलिकल इज रप्चर्ड. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज आल्सो कॉल्ड एज LH सर्ज. LH सर्ज मतलब क्या? कि तब ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे हाई रहता है. ओके, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो सबसे हाई रहता है, सबसे पीक पर रहता है. सो दैट इज LH सर्ज. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन LH सर्ज कि हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ब्रेक हो रहा है, दैट इज गेटिंग रप्चर्ड. ओके, एंड देन द ओवम इज रिलीज. और ये क्या फॉर्म हो रहा है? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, सो दिस इज द मिड साइकिल, मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है तब क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन. ओके, द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू form progesterone. ओके, बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम सिंथेसाइज करता है प्रोजेस्टेरॉन को. फाइन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है. ईस्ट्रोजन कम्स व्हेन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी. ओके, hypothalamus will send a signal to pituitary to release what? LH. LH will be released in the form of what? Estrogen. When estrogen is released तब ही follicles mature होते हैं. If estrogen is not present in adequate amount, the follicles will not mature. Okay, what we see PCOD, polycystic ovarian disease or syndrome, if you all must have heard, that is because there is imbalance of estrogen. जो follicles बनते हैं वो mature नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो वैसे ही रहते हैं and they form small cyst inside the ovary. So that is called as PCOD. So that happens because the estrogen is not functioning normally. Okay, but now जब हम normal ovarian endocrine function की बात कर रहे हैं तो estrogen has to be present in normal level for the follicles to mature. Fine. जब ग्राफियन फॉलिकल, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये जब रप्चर होता है तो वो रप्चर प्रोसेस कब होता है? मिड साइकिल ऑफ आर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, जब एस्ट्रोजन सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है, जब वो रप्चर होता है तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है. ओके, फाइन.
and then further there is corpus albicans and all that. So all this is necessary for, they are actually what, they are actually preparing the uterus for conceiving or for maintenance of the pregnancy. But जब when the fertilization does not take place, the uterine lining ruptures, and then what females have is called as a menstrual cycle. Okay, so that is the basic overview of the menstrual cycle of female reproductive system development. अब जब हम LH की बात कर रहे थे, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन जैसे मैंने बोला कि मिड साइकिल में सबसे हाई रहेगा. स्लोली जब मिड साइकिल ख़त्म होने आती है तो ईस्ट्रोजन को ओवरटेक करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन. ओके, ईस्ट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन. क्यों? क्योंकि अभी ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, ठीक है, तो हमें ईस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है. देयर इज नो ग्राफियन फॉलिकल, सो वी डोंट नीड ईस्ट्रोजन. व्हाट वी नीड इज प्रोजेस्टेरॉन. तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, दैट विल start synthesizing progesterone. Okay, so that will start synthesizing progesterone. Okay, now जब हम क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. ओके, it is needed for maintaining pregnancy. If progesterone levels fall down, what happens is, what we see is miscarriage, or what we see is abortion. So all that is cause of decrease in fall in levels of progesterone. What is the role of contraceptive pills? Contraceptive pills are nothing but they are hormones of estrogen. Okay, they are tablet version of estrogen. तो जब when the tablet is taken by the female, what happens is progesterone का level अपने आप गिरता है और estrogen का level काफ़ी बढ़ता है. Okay, so that is how the contraceptive play a role in terms of preventing pregnancy. Okay, so this is the hormone of ovary, that is estrogen and progesterone. Estrogen का काम क्या है? Estrogen will maintain the female sexual characters, that is the development of their reproductive organs and mammary glands. Okay, progesterone का function is to maintain pregnancy. Fine. Now coming to non-endocrine hormones. What are non-endocrine hormones? एक तो ये वो hormones है जो हमारे vital organs, vital systems है, वहाँ से release होते हैं. That is why they are called as non-endocrine hormones. Okay, they basically play a role in terms of body functioning. Okay, not in terms of hormonal activity. इसलिए इसे नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं. जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हमने सर्कुलेशन के टाइम पढ़ा था एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, दैट इज ANF. व्हाट इज द रोल ऑफ ANF? ANF का रोल ये है कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ओके, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब हार्ट के जो वॉल्स है, बेसिकली एट्रियल जो वॉल्स है, वहाँ से ये फैक्टर रिलीज होता है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है. ओके, तो वहाँ से जब ये रिलीज होता है तो इट एक्ट्स ऑन आवर किडनी, ओके, टू डू व्हाट, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. ओके, प्लस ऑल्सो वो किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उनको सिग्नल भेजता है. इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है? जैसे रीनल ट्यूब्यूल्स है, उनको सिग्नल भेजता है टू कैरी आउट वासोडाइलेटेशन. जब वासोडाइलेटेशन होता है तो क्या होता है? प्रेशर अपने आप गिरता है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट इज ए वेसल, इफ इट्स कंस्ट्रिक्टिंग, तो उसके अंदर से जो फ्लूइड फ्लो होता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है. सो दैट इज़ वाई प्रेशर बढ़ता है. तो जब हम वासो डायलेटेशन की बात करते हैं तो प्रेशर अपने आप गिरता है. सो दैट इज़ द एक्शन ऑफ ANF. फर्स्ट इट विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग व्हाट? जब BP बढ़ता है, व्हेन देयर इज हाई ब्लड प्रेशर, तब हार्ट के जो एट्रियल वॉल्स है दे रिलीज ANF. ओके, सो ANF हमारे किडनी पर एक्ट होता है and it gives a signal or it gives a command to increase the absorption of sodium. Also it will give command to the renal tubule to carry out vasodilatation, जिससे प्रेशर नॉर्मल हो या फिर कम हो. ठीक है,
Fine, this is ANF. Next is the JG cells, that is juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cells basically erythropoietin release करते हैं. What is erythropoietin? अब हम suppose this is the blood vessel, okay, यहाँ से blood flow हो रहा है and it has adequate amount of what blood cells, ठीक है. जब adequate amount of red blood cells होते हैं तो adequate amount of oxygen भी होता है, ठीक है. उस ब्लड वेसल में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होता है. क्यों? क्योंकि इस हर एक रेड ब्लड सेल का काम क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन. ओके, जब ये रेड ब्लड सेल्स का जो अमाउंट है, ओके, या फिर इसकी क्वांटिटी है वो कम होती है तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी गिरने लगता है. ओके, तो जब ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिरता है, so that is sensed or that is recognized by the JG cells. Okay, so when they recognize that कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, they give a command to produce erythropoietin or they secrete erythropoietin. erythropoietin secrete होके क्या करेगा? secrete होकर it will go to our bone marrow. Okay, so bone marrow तक जब वो जाता है then bone marrow will start production of what? RBCs. So if you all must be remembering that erythropoietin is the basis for the process of erythropoiesis. Erythropoiesis is what? Formation of RBCs. Okay, तो जब partial pressure गिर रहा है ऑक्सीजन का, that is sensed by the juxtaglomerular cells and then they secrete erythropoietin. erythropoietin हार्मोन है जो नेसेसरी है RBCs प्रोडक्शन के लिए या फिर एरिथ्रोपोइसिस के लिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जहाँ पर हमने कुछ हार्मोन्स पढ़े थे अगेन, जैसे गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है. ऑल दीज हार्मोन्स, ये सबका काम क्या है? ये डाइजेशन कैरी आउट करते हैं, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सबका डाइजेशन कैरी आउट करते हैं. सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ स्टमक में रिलीज होती है, कुछ चीज़ें हैं जो इंटेस्टाइन में रिलीज होती है. ओके, फाइन, तो यही डिफरेंस है सिर्फ. अदरवाइज सबका फंक्शन यही है कि इट कैरीज आउट डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन. जैसे जैसे लेवल बढ़ता है मतलब स्टमक से जब फूड इज शिफ्टेड टू इंटेस्टाइन, फ्रॉम लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन जाता है, तो हर एक लेवल पे, हर एक एरिया में there is continuously breakdown going on of the food whichever is consumed. Okay, fine, and वो carry out करने का काम है मोटिलिन का. Okay, to carry out the food forward is done by motilin. Fine, so these are the non-endocrine hormones. Now coming to mechanism of hormone. mechanism of hormone action क्या है कि कोई specific hormone release हुआ है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को सिग्नल भेजा है टू रिलीज LH. ओके, एंड LH क्यों रिलीज करना है? टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन. ओके, तो ये कैसे एक्ट होगा? नाउ वी नीड टू रिमेंबर कि एक हार्मोन रिसेप्टर होता है, हार्मोन होता है. हार्मोन बेसिकली क्या है? हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स. ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर होता है. अब रिसेप्टर क्या है? अब कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली, सपोज ये आपका सेल है, ओके, तो कुछ हार्मोन डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाते सेल के अंदर, तो वो पेनिट्रेट करने के लिए उनको एक रिसेप्टर लगता है. ओके, तो वो रिसेप्टर क्या होता है? वो बेसिकली सरफेस पे होता है. ओके, it is present on the surface like this. Okay, so your hormone is going to come and get attached here and then they both are going to carry out the further action. So that is the hormone receptor. ओके, ये आपका हार्मोन रिसेप्टर है. और कॉम्प्लेक्स क्या है? ये पूरा अटैचमेंट ऑफ हार्मोन ऑन दी हार्मोन रिसेप्टर इज दी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. अब मैंने जैसे बताया था, दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक तो प्रोटीन हार्मोन होता है, दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन होता है. व्हाट आर प्रोटीन हार्मोन्स? प्रोटीन हार्मोन्स आर वाटर soluble hormones. Okay, they are water soluble hormones and steroidal hormones are non-water soluble hormone. Okay, they are basically fat soluble hormones. तो ये आपको याद रखना है कि steroid are fat soluble, okay, and proteins are water soluble.
तो प्रोटीन हार्मोन्स कौन से होते हैं जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, देन ये जो अभी हमने देखा टेस्टोस्टेरॉन है, ऑल दीज आर प्रोटीन हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर लिटिल डिफरेंट। ओके, स्टेरॉयड हार्मोन में आपके जो भी है जैसे इंसुलिन वगैरह है, ऑल दोज आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। फाइन, तो सबका एक्शन अलग अलग होता है, वो कैसे होता है दैट विल सी। Now what is fixed membrane and mobile membrane, that we will also see. Fixed membrane takes place in protein hormone action और steroid hormone का जो action है that is mobile membrane action. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है और ये जो आप देख रहे हैं दी स्ट्रक्चर्स, ये जो आप पर्पल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये है लिपिड सेल्स या फिर लिपिड लेयर भी कह सकते हैं। ओके, और ये सेल के कवरिंग में प्रेजेंट होते ही है। फाइन, सो लिपिड सेल्स जब होते हैं तब क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारे जो प्रोटीन हार्मोन है, ये जो हमने देखा था कि ये वाटर सॉल्युबल है। फाइन, तो ये अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ओके, सेल के अंदर तक जाने के लिए उन्हें एक मैकेनिज्म चाहिए। वो मैकेनिज्म क्या है, जैसे मैंने बोला था कि एवरी लेयर ऑफ सेल विल हैव वन हार्मोन रिसेप्टर। तो जब हमारा हार्मोन आ रहा है, सपोज टेस्टोस्टेरॉन इज कमिंग, तो टेस्टोस्टेरॉन इज गोइंग टू कम एंड इट इज गोइंग टू अटैच ऑन दिस hormone receptor. Okay, so when it get attached on this, it will trigger what, it will trigger adenylate cyclase. एवरी सेल, हर एक सेल के लेयर पर लिपिड लेयर होता है और उस लिपिड लेयर के साथ एक हार्मोन रिसेप्टर होता है और ये एडेनाइलेट साइक्लेस होता है। एडेनाइलेट साइक्लेट इज लाइक ए फ्यूल। ओके, अब हार्मोन तो आ गया सेल के लेयर पर, लेकिन हार्मोन को अंदर तक जाने के लिए एक फ्यूल चाहिए, तो दैट फ्यूल इज एडेनाइलेट साइक्लेस। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो रिलीज होता है। तो जब एडेनाइलेट साइक्लेस रिलीज होता है तो दैट ट्रिगर्स दिस एक्टिविटी। ये जो आप देख रहे हैं ये एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि एडेनाइलेट साइक्लेस रिलीज हुआ है। ओके, सो जो CAMP बनता है, ओके, CAMP इज व्हाट, दी फॉस्फेट, साइक्लिक फॉस्फेट जो बनता है। साइक्लिक फॉस्फेट इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमें सेल के डीप तक जाना है, अंदर तक जाना है, ठीक है। तो सेल को अंदर, अभी ये जो हार्मोन है इसको अंदर तक पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सो दिस कैस्केडिंग इवेंट्स व्हाट यू आर सीइंग इज एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हार्मोन को अंदर तक पहुंचाएंगे, सेल के अंदर तक या फिर न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड एडेनाइलेट साइक्लेस इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर हार्मोन, ठीक है। तो अब हमारा CAMP बन गया है, तो फाइनली हमारा हार्मोन अंदर तक जाएगा। ओके, एंड देन इट इज गोइंग टू डू व्हाट, इट इज गोइंग टू डू द रिक्वायर्ड एक्शन। अभी हमारा जैसे LH है, हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, ठीक है, पिट्यूटरी ने LH रिलीज किया है, ठीक है। तो LH आकर, LH हैज कम, ठीक है, LH यहाँ अटैच होगा रिसेप्टर पर। फाइन, अब ये जो हमारा सेल है ये कौन सा सेल है, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेल है, ठीक है। तो अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंटर हुआ है एंड इट LH is going to reach to the nucleus. Okay, it is going to reach to the nucleus of the Sertoli cells. Fine, and then when it has reached, तो यहाँ पे desired action क्या होना चाहिए, formation of testosterone. तो ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ कि LH ने रिसेप्टर को बाइंड किया है एंड देन एक साइक्लिक इवेंट बना है ताकि जो LH है वो अंदर तक पहुँच पाए। तो अंदर तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, CAMP. Okay, so when the testosterone is reaching the nucleus, it is going to cause formation of testosterone. Okay, so that is the protein hormone. और ये क्या है, ये है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। प्रोटीन हार्मोन का मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर। फिक्स्ड मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड रिसेप्टर होता है, ओके, प्रोटीन हार्मोन्स में, and that is how the entire mechanism takes place. So this is
फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब हम मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म के पास आएंगे, जो होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स में। ओके, तो अब स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ है। ओके, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू पेनिट्रेट दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो डायरेक्टली अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज मैंने बोला था स्टेरॉयड हार्मोन्स आर फैट सॉल्युबल, तो वो इजीली पेनिट्रेट होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये फैट लेयर है, लिपिड लेयर है, तो इनको रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं होती स्टेरॉयड हार्मोन्स को, सो दे डायरेक्टली पेनिट्रेट दी सेल। ओके फाइन, अंदर जाके दे अटैच टू ए प्रोटीन। ओके, प्रोटीन उनको चाहिए ताकि वो आगे का प्रोसेस कैरी आउट कर सके। आगे का प्रोसेस क्या है? दे वर्क ऑन डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, तो सेल के अंदर जो डीएनए होता है उस पर जाकर ये जो हमारा हार्मोन है वो अटैच होता है। ठीक है, अब डीएनए पर वो हार्मोन अटैच हो गया है, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था वंस वी वांट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो हमको एक बेबी बनाना पड़ता है। तो डीएनए का बेबी क्या है? डीएनए का बेबी इज एमआरएनए। सो एमआरएनए इज फॉर्म इनसाइड दी सेल। तो ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ दैट इज इनसाइड दी सेल एक्टिविटी। फाइन, स्टेरॉयड हार्मोन आया, इट बाइंडेड टू ए प्रोटीन ताकि उसे एनर्जी मिल सके। ओके, then that complex will go and attach to our DNA, and then from there the replication will start and mRNA will be formed. Okay, जैसे ही mRNA बनता है, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, yeah, thank you. I think there is some issue with Pranita. No issues, हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा लास्ट स्लाइड है वैसे भी। यस, ओके, तो जैसे हमने देखा था कि व्हेन द स्टेरॉयड हार्मोन इज कमिंग इनटू पिक्चर, तो स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ जाएगा? स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर जाता है एंड इट बाइंड्स विद आवर डीएनए एंड देन इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनएस। तो न्यू डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हमें एमआरएनए चाहिए, फिर एमआरएनए से हम और डीएनए बनाएंगे। ओके, सो दैट इज द बेसिक रोल ऑफ steroid hormones. Okay, so that's all for today's class. लेकिन आई वुड लाइक टू नो अगर आप लोगों की कुछ डाउट्स है तो। यस, एनी डाउट्स? आज का लेक्चर एक्चुअली बहुत शॉर्ट लेक्चर था, तो इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट देन प्लीज़ टेल मी। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। ठीक है, जैसे आज हमने देखा टेस्टिस ओवरीज है, तो सबके अपने अपने हार्मोन्स होते हैं। तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो आपको वो स्पेसिफिक ऑर्गन के क्या हार्मोन्स है वो पता होने चाहिए। ओके, अभी हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस का क्या हार्मोन है, या फिर हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स क्या काम करते हैं, that you all should know. Then hypothalamus is going to act on our pituitary. तो पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो सबके अपने अपने हार्मोन्स हैं। तो वो हार्मोन का नाम क्या है और हार्मोन का क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पर वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनसाइड दी बॉडी, तो फिर वो क्या है दैट यू ऑल शुड नो। ओनली दैट मच इज एंडोक्राइन सिस्टम। डोंट वरी, डोंट गेट टेंस्ड कि एंडोक्राइन सिस्टम है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो डर जाते हैं, मतलब नाम सुनकर ही। एंडोक्राइन इज टोटली डिफरेंट थिंग फॉर देम। तो डोंट वरी, इट्स नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा ऑर्गन है, उसका हार्मोन क्या है और हार्मोन का एक्शन क्या है, दैट्स इट। उतना ही है एंडोक्राइन सिस्टम। टू मेक दिस चैप्टर वेरी सिंपल, आप एक पेज में भी ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। टेबल्स बनाइए, फर्स्ट कॉलम आपका ऑर्गन रहेगा, सेकंड आपका हार्मोन रहेगा और थर्ड कॉलम आपका एक्शन रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम में आप सारे ऑर्गन्स लिखिए। ओके, जैसे टेस्टिस है, ओवरीज है, देन उसके पहले हमने पिट्यूटरी पढ़े, पैंक्रियास पढ़े, देन एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़ा। तो ये सब आप फर्स्ट कॉलम में लिखिए। सेकेंड कॉलम में उसका हार्मोन्स लिखिए, उसके जितने भी हार्मोन्स हमने अभी तक पढ़े।
एंड देन थर्ड कॉलम में उन सबके एक्शन पढ़िए। ओके, तो आपका पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। फाइन। और इससे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर से ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन आते हैं। सो यू शुड नो दिस ऑल्सो। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ऐसे। ओके, क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैज़ एनी डाउट्स? No, nobody has any doubt. You people understood the mechanism of action of hormone? Can you all hear me? Yes, ma'am. हाँ। मनीषा, any doubt? आपको कुछ डाउट है मनीषा? No, ma'am. ओके, फाइन। तो हम क्लास फाइंड अप करें या आपको कुछ पूछना है किसी को? मनीषा, आपको कुछ कहना है? नहीं, मैम। ओके, ठीक है। देन आई थिंक हम क्लास फाइंड अप करते हैं। ओके, आपके फिर भी आप जाके, जैसे मैंने बोला था, आप जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर वंस, एंड वो चैप्टर पूरा होने के बाद मेक दैट कॉलम। सो दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न दिस चैप्टर। ओके, आपका विद इन ए डे आप अगर एक दो घंटे में चैप्टर पढ़ लेते हैं, 1 घंटे में चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आप बाकी का जो नेक्स्ट आधा घंटा है उसमें बैठ के आप टेबल्स बनाइए। तो विद इन 1.5 आवर आपका एंडोक्राइन सिस्टम एग्जाम के लिए डन हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जय भीम। हम आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट जल्दी ही देंगे। ओके, एंड हम नेक्स्ट वीक एक टेस्ट प्लान कर रहे हैं, मोस्टली फॉर फिज़िक्स। हम आपको मंडे तक कंफर्मेशन बता देंगे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है? ओके, सी यू ऑल, हैप्पी वीकेंड। जय भीम।